नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कोलकाता में हिंसा के लिए टीएमसी को ठहराया जिम्मेदार। कहा, सहानुभूति के लिए टीएमसी ने तोड़ी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रतिमा। चुनाव आयोग से दखल की मांग। जंतर मंतर पर बीजेपी का मौन प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा को लेकर गरमाई राजनीति। टीएमसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर बंगाल में हिंसा करने का लगाया आरोप। ममता बनर्जी ने किया कोलकाता में मार्च। वाम दलों ने की घटना की निष्पक्ष जांच की मांग। कांग्रेस ने हिंसा को ठहराया गलत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार के पालीगंज और पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली। बशीरहाट में पीएम ने ममता सरकार पर बोला हमला। कहा, दीदी के गुंडे गोलियां और बम लेकर विनाश करने पर उतरे। अपने ही सपूतों पर सवाल उठाने वाली दीदी को सबक सिखाना जरूरी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की पंजाब के फरीदकोट और लुधियाना में जनसभा। फोनी तूफान से ओडिशा में 12,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान। राज्य ने की आपदा सहायता नियमों में रियायत की मांग। 11 सदस्यीय केंद्रीय दल ने राज्य का दौरा कर तबाही और पुनर्वास कार्यों का लिया जायजा। और मानसून के आने में 5 दिन की देरी। मौसम विभाग का अनुमान, केरल तट पर 6 जून को देगा दस्तक। आमतौर पर 1 जून को मॉनसून की होती है शुरुआत। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के मतदान से पहले पश्चिम बंगाल की सियासत गर्मा गई है। दिल्ली में आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जमकर ममता बनर्जी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि टीएमसी सिर्फ 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और बीजेपी देश के सभी राज्यों में चुनाव लड़ रही है, लेकिन कहीं पर भी हिंसा नहीं हुई। लेकिन बंगाल में हर चरण में हिंसा हुई। इसका साफ मतलब है कि हिंसा टीएमसी कर रही है। 6 चरण समाप्त हो चुके हैं। देश भर में 6 के 6 चरण में कहीं पर हिंसा की कोई घटना नहीं हुई, सिवाय बंगाल के। श्रीमती ममता बनर्जी का आरोप है कि हिंसा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं ममता बनर्जी को एक बात बताना चाहता हूं कि आप सिर्फ 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी देश के हर राज्य में चुनाव लड़ रही है और हर राज्य में अलग अलग पार्टियों के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, स्थानीय दलों के खिलाफ हमारा मुकाबला है, मगर कहीं पर भी हिंसा नहीं होती है। और 6 के 6 चरण में बंगाल में हिंसा होती है, इसका मतलब ही होता है कि हिंसा का कारण तृणमूल कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। अमित शाह ने कहा कि जहां ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रतिमा रखी है, वो जगह कमरों के अंदर है। कॉलेज बंद हो चुका था, सब लॉक हो चुका था, फिर किसने कमरे खोले? ताला भी नहीं टूटा है, फिर चाबी किसके पास थी? कॉलेज में टीएमसी का कब्जा है। कल भारतीय जनता पार्टी का
रोड शो था। रोड शो के पहले ही 3 घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो पोस्टर बैनर्स लगाए थे उनको हटाने का कार्यक्रम रखा गया, अधिकृत रूप से रखा गया। पुलिस मुख्य दर्शक बनकर खड़ी रही। वहां पर संघर्ष कर हमारे कार्यकर्ता को उकसाने का प्रयास किया गया। मंगलवार को अमित शाह के कोलकाता में भी रोड शो के दौरान हिंसा हुई थी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी वर्कर पर हमला किया और आगजनी की। इस दौरान कई बीजेपी कार्यकर्ता घायल भी हुए। मंगलवार को पश्चिम बंगाल में अमित शाह के रोड शो के दौरान हुई हिंसा के खिलाफ आज दिल्ली के जंतर मंतर पर बीजेपी नेताओं ने मौन रखकर और काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, हर्षवर्धन, जितेंद्र सिंह और विजय गोयल जैसे नेता शामिल हुए। बीजेपी का कहना था कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी हिंसात्मक राजनीति कर रही हैं और ये लोकतंत्र के खिलाफ है। आप किसी को रैली करने के लिए जो है रोक रहे हैं और हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दे रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। अरे ये भारत सारे हिंदुस्तान के लोगों का है। ये भारत जो है कहीं किसी स्टेट में किसी की सरकार बन जाती है, इसका मतलब वो स्टेट जो है उस सरकार की बपौती नहीं हो जाती है। और लोकतंत्र में तो सबको अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने का पूर्ण जो है हर तरीके से जो है वो है राइट है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह प्रचार नहीं करने देंगे तो ये तो लोकतंत्र के सीधा हिस्सा है। ममता बनर्जी जो हैं वो लगातार हिंसात्मक राजनीति वहाँ कर रही हैं क्योंकि वो मोदी जी की लोकप्रियता से घबरा गई हैं। इसलिए अमित शाह जी की रैली को नहीं होने देना चाहती, रोड शो को नहीं होना देना चाहती, उनमें हिंसा करवाती हैं। उनकी वहाँ पर सरकार है, आप देख लेना तृणमूल पश्चिम बंगाल में बुरी तरह से हारेगी। और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में अमित शाह के रोड शो में हुई हिंसा को लेकर बंगाल की सियासत गर्म हो गई है। आज टीएमसी के प्रवक्ता डेरेक ओब्रायन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर बाहर से गुंडे लेकर आने का आरोप लगाया। The president of the BJP does what he does with his goons, hired goons from outside Bengal yesterday. You've not only made us angry, you have not only made us disappointed, you've also made us sad because what has happened yesterday is part of our Bengali ethos. And by Bengali, I don't mean Bengali. My name is O'Brien. You can have any name, but we are Bengali. Ishwar Chandra Vidyasagar. Just a Wikipedia entry will not give you the feel of the man. A social reformer. और इसके बाद तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में हिंसा के मामले को लेकर चुनाव आयोग से भी मिला और घटना से संबंधित तथ्य और वीडियो आयोग को सौंपा। विद्यासागर कॉलेज में और कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो हमला किया उसके बारे में कुछ वीडियो प्रूफ हमने चुनाव आयोग को पास सौंप दिया। जिस वीडियो प्रूफ से पता चलता है कि कैसे हंगामा किया गया और कौन लोग हंगामा किया, ये सारे तथ्य हमने उनको दिया। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंसा के खिलाफ कोलकाता में विरोध मार्च निकाला। और इधर कांग्रेस ने भी पश्चिम बंगाल में हिंसा को गलत ठहराया है। वायलेंस राजनीति में नहीं होना चाहिए, लेकिन इस वायलेंस के लिए भारतीय जनता पार्टी भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। उसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में कोई जन आधार नहीं है। बंगाल हिंसा को लेकर सियासी पारा चरम पर है। कांग्रेस और वाम दलों ने हिंसा की कड़ी निंदा की है और इस बीच वाम दलों ने आज कोलकाता में विरोध प्रदर्शन करते हुए जुलूस निकाला। वाम दलों ने भी बंगाल में हुई हिंसा की निंदा की है, साथ ही इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।
जो भी हुआ कल उसका हम तीव्र खंडन करते हैं। हम समझते हैं कि इस तरीके की घटनाओं के चलते हुए पूरी की पूरी जो परंपरा रही है बंगाल की, और परंपरा न सिर्फ बंगाल का और बंगाल के रिनाइजेंस का एक महत्वपूर्ण लीडर जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी है, और उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है भारत सिर्फ बंगाल के लिए नहीं लेकिन पूरे हिंदुस्तान के इतिहास के लिए, वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और उनका स्टैच्यू को भंग करना, उनके ऊपर इस तरीके की पत्थरबाजी करना, ये हम समझते हैं कि हमारी पूरी की सभ्यता के खिलाफ ही जाने वाली बात है। तो आज जो सभ्यता की हिफाजत करने वाले जो उनके नाम पर जो आज जो है दावा करते हैं, वही लोग इसके अंदर इस घटना के अंदर शामिल थे। तो इसलिए इसका तीव्र हम खंडन करते हैं। तो पश्चिम बंगाल में 7वें और अंतिम चरण में 9 सीटों पर चुनाव होना है। आइए जो सियासी माहौल है इस वक्त राज्य का, उस पर बातचीत करने के लिए कोलकाता से अनु दीवान हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं, साथ ही न्यूज रूम से अखिलेश हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले अनु, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आज प्रधानमंत्री की भी वहां पर रैली हुई है। जो चुनाव प्रचार है उसका पारा अपने चरम पर है, लेकिन जिस तरीके की हिंसाएं हो रही हैं वो भी बहुत सारे सवाल खड़े कर रही हैं। क्या माहौल है इस वक्त वहां पर? आखिरी चरण पे अब पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हिंसा का जो माहौल है वो भी एकदम गरमाया हुआ है। जैसे सियासी पारा यहाँ पे गरमाया हुआ है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 रैलियां यहाँ पे, बहुत बड़ी रैलियां यहाँ पे संबोधित किया। डायमंड हार्बर में जो अभी वो रैली संबोधित कर रहे हैं, ये वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की है। वहीं से वो चुनाव लड़ रहे हैं, और खास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपना आज यहाँ पे प्रचार किया है। वहीं बात करें जो सियासी, जो यहाँ पे वायलेंस, जो हिंसा का माहौल बना हुआ है, उसके खिलाफ आज सुबह कांग्रेस ने, वामपंथियों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट मार्च निकाला, तो वहीं दिल्ली में बीजेपी ने साइलेंट प्रोटेस्ट किया। तो यानी कि ये जो कोलकाता की सियासत है, कोलकाता की जो हिंसा की लड़ाई है, वो सिर्फ कोलकाता की सीमित नहीं रह गई है, दिल्ली से कोलकाता तक की हो गई है। वहीं ममता बनर्जी भी फिलहाल अभी यहाँ पे इतना बड़ा इन्होंने अपना प्रोटेस्ट मार्च निकाला है, जो कि काफी 7 किलोमीटर लंबा था। शाम बाजार तक निकाला जा रहा है ये प्रोटेस्ट मार्च। शाम बाजार वो चौराया है जो कि पूरे पश्चिम बंगाल को कनेक्ट करता है। ममता बनर्जी एक तरह से नरेंद्र मोदी को, क्योंकि ये लड़ाई जो है ये सेंटर वर्सेस ममता बनर्जी हो गई है, तो किसी तरह से ये लग रहा है कि ममता बनर्जी अपनी इस लड़ाई में आज इस शक्ति प्रदर्शन करके, आज ये रोड मार्च करके ये अपना एक शक्ति प्रदर्शन दिखाना चाहती थी सेंटर को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये अपना जवाब देना चाहती थी कि बंगाल में जो है उनके लोग उनके साथ हैं। लेकिन बीजेपी भी कहीं पे भी चूकी नहीं है, उस पूरी कोशिश की अपना संगठन बनाने में, संगठन को मजबूत करने में, लोगों के साथ जुड़ने में, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पे ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके का जोर लगा है चुनाव प्रचार में और पिछले कई दिनों से जो कैंपिंग हुई है, जो संगठन को लेकर मजबूती दिखाई दी है, वो इसका सबूत है। अखिलेश सुमन न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, कहा यह जा रहा है कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जोरदार तनाव है। जिस तरह की हिंसाएं हो रही हैं, लगातार हमने देखा 6 चरण बीत चुके हैं और हर चरण में हिंसा हुई है। ये किस तरह की वहां की जो सियासी राजनीति है वो किस तरह के संकेत दे रही है? निश्चित तौर पे देखिए, मैंने भी कई राज्य को कवर किया है इस चुनाव के दौरान, और जिस राज्य में भी मैं गया हूँ उससे बिल्कुल भिन्न स्थिति है पश्चिम बंगाल की। आप पश्चिम बंगाल में जहाँ भी जाएं, लोगों के अंदर एक भय है, और भय के कारण वे असली मुद्दे नहीं बता पाते हैं, और उनको भय है दरअसल तृणमूल के लोगों से, तृणमूल के कार्यकर्ताओं से। और तृणमूल के कार्यकर्ता भी हर जगह नज़र रखते हैं कि कौन मीडिया से बात कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। इसके चलते तृणमूल जो है वो एक जनता के, वोटरों के मन पे एक ऐसा प्रभाव छोड़ना चाहता है ताकि वे तृणमूल के खिलाफ नहीं वोट कर सके। और देखिए, वोट करना 5 साल में एक बार मौका मिलता है लोकसभा के चुनाव के समय, वैसे में नहीं वोट करने देने की स्थिति तृणमूल के कार्यकर्ता बनाते हैं। लोगों को घर से नहीं निकलने देते, पोलिंग बूथ पर नहीं जा पाए, इसकी पूरी कोशिश होती है। तो ऐसे में उन लोगों का गुस्सा फूट रहा है, और उसी गुस्से के का प्रदर्शन हो रहा है इस तरह के हिंसक टकराव में। तृणमूल कांग्रेस अपनी तरफ से अपनी जो पुरानी रणनीति थी कि भय, हिंसा के माध्यम से वोटरों को डराया जाए, उन पर नियंत्रण कायम रखा जाए, उन्हें यह भी बताया जाए कि राज्य सरकार में हम ही हैं, तो हम ही आगे इस लोकसभा चुनाव के बाद भी स्थिति हम ही देखेंगे,
प्रशासन पर भी तृणमूल का एक तरीके से कहें कि कब्जा है। इसका उदाहरण एक पूर्व IPS अधिकारी थे, IG थे, उन्होंने सुसाइड किया था, उनका पेंशन रोक दिया गया था उन्होंने जब कुछ विरोध किया, जब उन्होंने असहमति जताई। तो इस तरह की स्थितियां हैं तृणमूल कांग्रेस में और पश्चिम बंगाल में, और इसी के चलते देख रहे हैं कि हिंसक टकराव की स्थिति है। आप बगल के राज्य में बिहार में देखें, उत्तर प्रदेश में देखें, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स वहां भी है, लेकिन वहां इस तरह के टकराव की स्थिति कभी नहीं आती है। दोनों राज्य काफी बदनाम थे हिंसा, चुनावी हिंसा के मामले में, लेकिन अब यहाँ चुनावी हिंसा नहीं के बराबर। जिस तरीके की हिंसाएं पिछले 6 चरण से दिखाई दी और जिस तरह का माहौल, तनावपूर्ण माहौल पश्चिम बंगाल में बना है, वो एक सवाल जरूर खड़ा कर रहा है कि आखिरकार पूरे देश में शांति तरीके से चुनाव संपन्न हो रहा है, आखिर वहीं पर यह हिंसा और इतनी ज्यादा हिंसा क्यों? शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी बातचीत के लिए। और इधर बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल पश्चिम बंगाल में हिंसा मामले को लेकर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मिला और राज्यसभा के सदस्यों के अधिकारों की सुरक्षा की मांग की। मुद्दा यह है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में जबरदस्त हिंसा हो रही है, कल हमारे अध्यक्ष जी अमित शाह जो राज्यसभा के सदस्य हैं, उनके रोड शो में जिस तरह से 3 बार हमले किए गए, ये बेहद ही गंभीर है। आज के नियमों में यह है कि अगर किसी सदस्य को गिरफ्तार करेंगे तो उसकी जानकारी सभापति को देनी चाहिए, लेकिन हमारा यही तर्क है कि ये नियम इसलिए आया कि उसके फ्री एक्सप्रेशन पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। और आज कल जो हुआ वो जानलेवा हमला था। एक राज्यसभा सदस्य भी है वो और हमारे पार्टी के अध्यक्ष है, तो उनका आवाज़ दबाने की ये कोशिश है, ये बीजेपी की आवाज़ दबाने की कोशिश TMC द्वारा हुई है। और इसलिए इसके बारे में कोई नया नियम भी हो या कोई भी कार्रवाई होनी चाहिए, जानकारी मांगनी चाहिए, रिपोर्ट लेना चाहिए, यह हमने मांग की है। उपराष्ट्रपति जी ने इस पर आवश्यक तो विचार करके क्या कर सकते हैं वो देखने का आश्वासन दिया है। और पश्चिम बंगाल के बारासात में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि TMC सरकार झूठ की सरकार है, दंगा और फसाद करने वालों का समर्थन करती है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब बंगाल की जनता TMC सरकार का सच जान चुकी है। जो झूठ हमेशा झूठी होता है, 100 झूठ बोलने पे वो सत्य नहीं हो जाता है। ममता दीदी, आपकी तानाशाही पूर्ण सरकार, गुंडों को प्रश्रय देने वाली सरकार, दंगों को भड़काने वाली सरकार बहुत दिनों की मेहमान नहीं है। इसकी एक्सपायरी डेट बंगाल की जनता लिखने जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा को रिहा नहीं किए जाने को लेकर बंगाल सरकार पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि जमानत देने के बाद भी प्रियंका शर्मा को तत्काल रिहा क्यों नहीं किया गया। हमारा आदेश साफ था और इसका तुरंत पालन होना चाहिए। अगर उन्हें तत्काल रिहा नहीं किया गया तो इसे अवमानना माना जाएगा और वो अवमानना का नोटिस जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रियंका की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में ऐसा लग रहा है कि प्रियंका शर्मा की गिरफ्तारी मनमाने तरीके से की गई। जानकारी है कि प्रियंका शर्मा को बंगाल की CM ममता बनर्जी का मीम शेयर करने पर अरेस्ट किया गया था। गिरफ्तारी के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
प्रियंका, अब कोर्ट ने आपसे माफी मांगने को कहा है, क्या आप माफी मांगेंगी? नहीं, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा गया है कि मुझे बेल के पहले ही माफी मांगना होगा। उन्होंने बोला था अभी जुलाई तक मेरा केस चल रहा है, वो तो पेंडिंग है, तो ऐसा क्यों मैं करूं? ये कोई कंडीशनल नहीं था कि माफी मांगोगी तो ही बेल होगा, लेकिन पुलिस ने तो जबरन बोला कि आप अगर करोगे नहीं तो आपको बाहर जाने देंगे नहीं। तो पहले उन्होंने मुझे बोला कि आप लिखो, क्योंकि वो लोग 4 लोग थे और मैं अकेली थी। अब अंदर में ना तो मेरे पास फोन है ना तो मेरे लोग हैं, तो मैं क्या करती। प्रियंका, पूरे मामले पे अगर नजर डाले तो एक आपने फोटो शेयर किया था जिसके बाद ये पूरा का पूरा प्रकरण हुआ। इस पूरे प्रकरण के ऊपर आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही एक फनी चीज किया गया मेरे साथ, और ये फनी जो जिन्होंने किया है मेरे साथ उनके लिए मुझे 5 दिन तो जेल काटना पड़ा। लेकिन इससे पता चलता है कि उन लोगों का डर कहाँ तक है कि एक छोटा सा पोस्ट के लिए जब मुझे जेल में डाल रहे बीजेपी कर रही हूँ बोल के, तो इसके मतलब समझ में आ रहा है कि उन लोगों का कुर्सी अब खत्म। सबको झूठे केस में फंसाया जा रहा है, जितने कर्मी है सबको मारा जा रहा है, सबका घर, हम लोग का और एक कर्मी है इंद्रो सेन, उनको अभी तक वो घर नहीं घुस पा रहे 1 तारीख से। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी करते, उनका घर तोड़ा गया है, टीएमसी के लोगों ने उनके घर में जाकर अत्याचार किया है। क्यों? क्योंकि वो पार्टी करते इस वजह से। आप एक महिला है, क्या महिलाओं के लिए ये जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, सिक्योरिटी सेफ्टी है, ये बिगड़ती जा रही है? बहुत ज्यादा, क्योंकि जेल के अंदर अगर वोट अगर होना चाहिए ना, जेल के अंदर एक वोट करा लो, ममता बनर्जी खड़े खड़े हारेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पालीगंज और पश्चिम बंगाल के बशीरहाट और डायमंड हार्बर में जनसभा को संबोधित किया। बशीरहाट में उन्होंने कहा कि ममता दीदी जमीन खिसकती देखकर गुंडागर्दी पर उतर आई हैं। नारदा शारदा का नाम जपते हुए आपकी पेंटिंग्स करोड़ों रुपयों में बिका करती है। आज इस मंच से, बंगाल की धरती से, दीदी मैं आपसे आग्रह करूंगा, आपका गुस्सा ठंडा करने के लिए, आप तो आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, आप बदले से बदला, गंदे से गंदा, आप मेरा एक चित्र बनाइए, आप जरूर बनाइए, और 23 मई के बाद मेरा फिर से प्रधानमंत्री का शपथ होने के बाद आप मेरे निवास स्थान पर आइए और मुझे वो बदले से बदली तस्वीर जो आपने मुझे मेरी बनाई हो वो मुझे भेंट कीजिए। मैं प्यार से स्वीकारूंगा और जिंदगी भर मेरे पास रखूंगा। मैं आप पर एफआईआर नहीं करूंगा। क्या कर रही हो दीदी? भाई और बहनों, दीदी पश्चिम बंगाल के विकास की नहीं बल्कि सिर्फ अपने वोट बैंक के बारे में सोच रही है, अपनी कुर्सी की चिंता कर रही है। उनको लगता है कि उनका टोलाबाजी गैंग, उनका घुसपैठिया गैंग ऐसे ही फलता फूलता रहेगा। और इससे पहले बिहार के पालीगंज में प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्षी दल घोर नकारात्मकता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। इनके पास 2 ही मुद्दे हैं, मोदी की छवि को खराब करो और मोदी को हटाओ। बिहार में 7वें चरण में 19 मई को नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद में मतदान होगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज फरीदकोट में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की न्याय योजना के जरिए सभी वर्गों को फायदा होगा। इससे दुकानें और फैक्ट्रियां फिर से शुरू होंगी, देश में रोजगार बढ़ेगा, जिससे कि लोगों को काम मिलना शुरू होगा और बेरोजगारी मिटेगी। न्याय योजना आई है, दुकानें चालू हो गई, फैक्ट्रियों को चालू करना है, आपको रोजगार देना, चलो काम शुरू करो। मैंने कहा 25 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में हम पैसा डालना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं कि ये देश गरीबों की रक्षा करेगा। और आइए अब नजर कुछ और अहम खबरों पर। ओडिशा में चक्रवात फोनी से जानमाल को हुए नुकसान का जायजा लेने गए 11 सदस्यीय केंद्रीय दल का दौरा आज पूरा हो गया। गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव विवेक भारद्वाज की अगुवाई में केंद्रीय दल ने 3 दिन के दौरे में पुरी, कटक और खोर्धा जिलों में नुकसान का आकलन किया और चक्रवात पीड़ित लोगों से बातचीत की। राज्य सरकार की ओर से दी गई प्रारंभिक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि फोनी तूफान से ओडिशा में 12,000 करोड़ रुपए का प्रारंभिक नुकसान का अनुमान है।
साथ ही आपदा सहायता नियमों में भी रियायत की मांग की गई है। राज्य में तूफान से जहां 5,175 करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ है, वहीं राहत और पुनर्वास के लिए 6,700 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होगा। सबसे ज्यादा नुकसान बिजली सप्लाई पर पड़ा है। तूफान से ओडिशा में 64 लोगों की मौत हो गई थी, तो वहीं 5 लाख से ज्यादा मकानों को नुकसान हुआ था। और कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों के चयन के लिए आज दिल्ली में कंप्यूटर के जरिए ड्रॉ निकाला गया। इस सॉफ्टवेयर में पहली बार आवेदन करने वालों को प्राथमिकता देने या वरिष्ठ नागरिकों की पसंद के मार्ग को शामिल किया गया है। इस मौके पर विदेश सचिव विजय गोखले ने तीर्थयात्रियों से हिमालय के पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण की अपील की। कैलाश मानसरोवर यात्रा 2019 के लिए मंत्रालय को 3,000 से ज्यादा आवेदन मिले। इस साल लिपुलेख दर्रा मार्ग के लिए प्रत्येक जत्थे में 60 यात्री होंगे और कुल 18 जत्था होगा। वहीं नाथुला दर्रा मार्ग में 10 जत्था होगा और प्रत्येक जत्थे में 50 यात्री होंगे। प्रत्येक जत्थे में 2 अधिकारी सहायता के लिए होंगे। कैलाश मानसरोवर की यात्रा हर साल जून से सितंबर के बीच आयोजित होती है। Ministry's consistent effort has been to get as many applications as we can, because we think that this yatra is important not only for those who are going for spiritual or religious purposes, but also to build relations between India and China. And therefore, as per the schedule this year, there will be 18 batches consisting of 50 yatris who will trek across the Lipu Lake Pass in Uttarakhand, and 10 other batches consisting of 50 yatris each who will go via the Nathula route through Sikkim. मॉनसून इस साल देर से केरल तट पर दस्तक देगा। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल केरल के तट पर मॉनसून 6 जून को टकराएगा। पिछले साल 29 मई को मॉनसून केरल के तट पर पहुंच गया था, जबकि 2017 में ये 30 मई को केरल के तट पर टकराया था। भारतीय मौसम विभाग ने मॉनसून को लेकर इस साल के अपने पहले अनुमान में सामान्य बरसात होने की उम्मीद जताई है। और इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।